हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे ही होंगे। बच्चों आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जानने जा रहे हैं बच्चों। जिस चैप्टर का नाम है बच्चों पार्लियामेंट, संसद बच्चों। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में बच्चों हम जानने जा रहे हैं बच्चों। पार्लियामेंट, संसद बच्चों। ठीक है, अब देखो भारतीय शासन व्यवस्था में बच्चों किस प्रकार की पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया बच्चों। भारतीय शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान बच्चों शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय शासन व्यवस्था में कैसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया बच्चों। भारतीय शासन व्यवस्था में बच्चों इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर, भारतीय शासन व्यवस्था में कैसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया। भारतीय शासन व्यवस्था में वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया गया। किस मॉडल को अपनाया गया बच्चों। भारतीय शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया गया है। वेस्टमिंस्टर क्या है बच्चों। वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब है, वेस्टमिंस्टर मॉडल लंदन का वह स्थान है जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहाँ पर बच्चों। इंग्लैंड का वह स्थान है जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। ठीक है बच्चों, भारतीय शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया गया है। वेस्टमिंस्टर लंदन का वह स्थान जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। इंग्लैंड की संसद बच्चों नोट करो, जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का क्या बच्चों, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप। वेस्टमिंस्टर मॉडल का क्या, सरकार का संसदीय स्वरूप बच्चों नोट करो जल्दी जल्दी बच्चों। वे देखो वेस्टमिंस्टर मॉडल का क्या बच्चों, सरकार का संसदीय स्वरूप बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का क्या है बच्चों, सरकार का संसदीय स्वरूप। देखो भारतीय शासन व्यवस्था में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया गया है। वेस्टमिंस्टर मॉडल लंदन का वह स्थान है जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है। इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ है सरकार का संसदीय स्वरूप बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए बच्चों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, स्वतंत्रता से पूर्व भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। नोट करो बच्चों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ऑल इंडिया फेडरेशन एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। और केंद्रीय स्तर पर बच्चों द्विसदनीय विधायिका, केंद्रीय स्तर पर बच्चों द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनीय विधायिका, केंद्रीय स्तर पर बच्चों द्विसदनीय विधायिका। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और केंद्रीय स्तर पर बच्चों द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जो बच्चों पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट का जवाब देंगे बच्चों। कमेंट भी कर सकते हैं बच्चों। वीडियो की क्लियरिटी देख लेते हैं बच्चों, कोई डाउट है तो। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। भारतीय संसद बच्चों, भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय शासन व्यवस्था में बच्चों सर्वोच्च विधायी निकाय है। क्या बच्चों, सर्वोच्च विधायी निकाय है भारतीय संसद। भारतीय शासन व्यवस्था में क्या बच्चों, विधायी निकाय है। भारतीय संसद भारतीय शासन व्यवस्था में बच्चों सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद कैसा निकाय, सर्वोच्च विधायी निकाय है बच्चों। भारतीय संविधान में संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 7 भाग 5 बच्चों। इस भाग में किया गया बच्चों, संविधान के भाग 5 संसद का वर्णन
अनुच्छेद 79 से 122 तक भारतीय संसद का वर्णन किया गया बच्चों। ठीक है, जिसमें संसद का गठन, प्रक्रिया, उनका कार्यकाल, संसद सदस्यों की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, लोकसभा, राज्यसभा, जो संसद के अधिवेशन, सभी का वर्णन, मनी बिल, सिंपल बिल, सब का वर्णन बच्चों इसके अंदर किया गया। भारतीय संसद भारतीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी निकाय है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 तक भारतीय संविधान में संसद के गठन का वर्णन, ये संसद के सभी क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब संसद का गठन कैसे होता है बच्चों, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं बच्चों। संसद का गठन बच्चों, संसद का गठन देखो बच्चों। संसद बच्चों जनता की सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये तो मैंने आपको संसद क्या बच्चों, संसद जनता की, संसद जनता की प्रतिनिधि, संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था। संसद की संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है बच्चों। दो इससे क्या देखो, संसद क्या है बच्चों, संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है बच्चों। संसद का वर्णन संविधान की देखो बच्चों, संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 79 में बच्चों संसद के 3 अंग निर्धारित किए गए बच्चों। संसद के 3 अंग निर्धारित किए गए बच्चों। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार देखो, संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था बच्चों, प्रतिनिधि संस्था। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग निर्धारित किए गए बच्चों। वो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं मैं ऊपर बता देता हूँ बच्चों। पहला है बच्चों प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बच्चों। कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बच्चों। दूसरा कौन है, संविधान के अनुच्छेद 79 बच्चों संसद के 3 अंग निर्धारित किए गए हैं। प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखो बच्चों, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। अब देखिए, हाउस ऑफ द पीपल नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों की सभा, लोगों का घर, लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, राज्यों की सभा, राज्यसभा राज्यों की सभा बच्चों, जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जनता का नहीं होता। नाम में ही बच्चों सब कुछ छिपा हुआ है। इन तीनों का वर्णन संविधान के 3 अंग हैं, आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग। संसद के ये 3 अंग हैं, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ सकते हो। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एक चीज आपको याद रखनी चाहिए बच्चों, यद्यपि राष्ट्रपति बच्चों है ना, वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही संसद में बैठता है, फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि संसद के सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही विधि का रूप धारण करता है बच्चों। कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, न ही सदन में बैठता है, फिर भी वह संसद का बच्चों अभिन्न अंग होता है। जो मेन 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें राष्ट्रपति भी संविधान संसद का अभिन्न अंग होता है।
न तो जितनी संविधान, न तो संसद का अंगों, न तो संसद की बैठक में भाग लेता है, फिर भी संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून का रूप धारण करता है बच्चों। इसलिए वो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति के द्वारा पारित विधेयक ही कानून का रूप धारण करता है, विधि का रूप धारण करता है बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों। इसके अतिरिक्त भी क्या बच्चों, संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के मुख्य कार्य, वैसे तो बहुत कार्य बच्चों, संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के कार्य, क्या कार्य है बच्चों? नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर बच्चों, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम स्तर के प्रारंभ पर, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम स्तर के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के प्रारंभ पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को प्रथम स्तर के प्रारंभ पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है। नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम स्तर के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के प्रारंभ पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है बच्चों। नोट करो अगला पॉइंट बच्चों। अगला पॉइंट ये है बच्चों, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है और सत्र अवसान कर सकता है बच्चों। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आहूत का मतलब बुलाता है बच्चों, आहूत करता है, समन करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है, सत्र की समाप्ति करता है। राष्ट्रपति इस तरह देखो, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम स्तर के प्रारंभ पर और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र को आहूत करता है, समन करता है और सत्रावसान। समन का मतलब होता है आहूत करना, बुलाना, दोनों सदनों के सत्र को बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है, उसको समाप्ति भी करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। तीसरा पॉइंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है बच्चों। राष्ट्रपति लोकसभा को बच्चों डिसॉल्व कर सकता है बच्चों। राष्ट्रपति लोकसभा को बच्चों क्या कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इन तीनों बातों का उल्लेख बच्चों संविधान के अनुच्छेद 85 में बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 85 में है बच्चों। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह आवश्यकता पड़ने पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर
सकता है बच्चों। यहाँ तक राष्ट्रपति की संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में कार्यों का वर्णन किया गया बच्चों। अब बच्चों इस पार्ट में आपको किसी प्रकार की संसद के बारे में छोटा सा बच्चों हमने वीडियो बनाया, बहुत यूजफुल वीडियो बनाया बच्चों आपको, आपके लिए। अगर आपको इसमें किसी प्रकार के डाउट क्रिएट होते हैं तो बच्चों आप कमेंट करना। थैंक यू।